मैं अन्नू बरवड़ आज की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण, निवेश निर्गत, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इनपुट आउटपुट। जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है तो देखिए, तुलनात्मक राजनीति में अभी तक जो हमने दृष्टिकोण पढ़े, अप्रोचेस पढ़ी, चाहे वो दार्शनिक उपागम थी, ऐतिहासिक उपागम थी, कानूनी उपागम थी, हमने ये पाया कि उनमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को सुधारने के लिए और जो नए स्वतंत्र हुए राष्ट्र थे उनकी स्टडी करने के लिए हमें कुछ नया चाहिए था, ताकि हम न केवल राजनीतिक संस्थाओं बल्कि राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहारिक काम को भी समझ पाएँ, उनकी वास्तविकताओं को समझ पाएँ। इसी क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण उपागम हमारे सामने आए, निर्मित हुए, और वो है निवेश निर्गत उपागम, जिनको कि डेविड ईस्टन ने दिया, और दूसरा है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, जिसका के निर्माण जी आमंड ने किया। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं निवेश निर्गत विश्लेषण, इनपुट आउटपुट एनालिसिस। जैसा कि अभी हमने इस बारे में चर्चा की कि जो ये निवेश निर्गत उपागम है, ये डेविड ईस्टन की देन है। राजनीतिक अवधारणा को, राजनीतिक व्यवस्था को इन्होंने अपने इस उपागम में राजनीतिक अध्ययनों और विश्लेषणों में इस तरह से अध्ययन पर बल दिया कि हम साइंटिफिक रूप से राजनीति को समझ पाएँ। इन्होंने बोला कि जो राजनीति शास्त्र है वो एक विस्तृत विषय है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी व्यवहार एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि हम किसी को भी अनदेखा नहीं कर सकते। इन्होंने बुक लिखी 1953 में द पॉलिटिकल सिस्टम, 1965 में एक फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, और एक बुक इन्होंने लिखी 1965 में सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। इसमें इन्होंने पॉलिटिक्स को इस तरह से पेश किया कि कैसे राजनीति विभिन्न संरचनाओं से जुड़ के बनती है और उस पर समाज का विशेष प्रभाव रहता है। केवल राजनीतिक ही नहीं, गैर राजनीतिक तत्व भी उस पर अपना प्रभाव डालते हैं। ईस्टन ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट किया कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो सदस्यों का समूह ना होकर क्रियाओं का समूह है। कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने अब तक जो राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन संरचनात्मक रूप से हो रहा था कि वो किस तरह की संस्था है, कितनी उसकी इकाइयाँ हैं, क्या संवैधानिक रूप से उनको दायित्व दिए गए हैं, ये उससे थोड़ा सा आगे आए और इन्होंने कहा कि संस्थाओं का और संस्थाओं से जुड़े सदस्यों का नहीं, बल्कि सदस्य जो संस्थाएं हैं वो कार्य कैसे कर रही हैं, हमें इस बात का अध्ययन करना है। तो इसमें इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि राजनीतिक व्यवस्था किसी भी समाज में अंतर्क्रिया की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि बाध्यकारी अथवा आधिकारिक निर्णय लिए जाते हैं। यानी इनका कहना था कि राजनीतिक व्यवस्था जो है वो इस तरह की व्यवस्था है जिसमें निर्णय निर्मित किए जाते हैं, और वो जो निर्णय लिए जाते हैं वो समाज पर लागू किए जाते हैं, और समाज पर लागू करने के दौरान समाज की क्या प्रतिक्रिया है ये जानने का भी प्रयास किया जाता है। इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को अंतर सामाजिकीय और बाह्य सामाजिकीय दो प्रकार से विभक्त किया है। ये कहते हैं अंतर सामाजिकीय में हम किसको शामिल करेंगे? हम इसमें शामिल करेंगे उस राष्ट्र की सामाजिक व्यवस्था को, वहाँ के जीव वैज्ञानिक व्यवस्था को, यानी वहाँ के वातावरण को, वहाँ के परिवेश को। और जो दूसरा सामाजिकीय स्वरूप इन्होंने माना, जिसको कि बाह्य सामाजिकीय स्वरूप कह रहे हैं, तो उसमें ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक व्यवस्था को शामिल करते हैं। इन्होंने कहा कि जो राजनीतिक संरचनाएं हैं उनकी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, तो राजनीतिक संरचनाएं और उप संरचनाएं आपस में मिलकर सिस्टमेटिक रूप से काम करती हैं, संस्थागत रूप से काम करती हैं। तो जब हम इनको समझना चाहते हैं तो उन संरचना और उसकी उप संरचनाओं पर जो राजनीतिक व्यवस्था में प्रभाव पड़ता है, किनका? औपचारिक और अनौपचारिक तत्वों का। औपचारिक में तो ये संस्थाएं स्वयं आ गई, और अनौपचारिक में शामिल हैं विभिन्न दबाव समूह, हित समूह, जनमत, निर्वाचन, दबाव समूह,
धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ ये सब कैसे प्रभाव डालती हैं, इसी का अवलोकन इन्होंने अपने इस विचार में किया। डेविड डिस्टन आधुनिक समय के व्यवहारवादी लेखक हैं, जिन्होंने कि ये कहा कि केवल संस्थागत अध्ययन पूर्ण नहीं है राजनीति को समझने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें समझना है कि ये व्यवस्थाएं व्यवहारिक रूप से यानी क्रिया रूप कैसे कर रही हैं अपने काम को, उस चीज़ को हमें समझना है। तो इसके लिए इन्होंने अपना ही एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसको हम कहते हैं निवेश निर्गत सिद्धांत। है क्या निवेश निर्गत सिद्धांत? ये कहते हैं कि जो एक राष्ट्र है, उस राष्ट्र में जो लोगों की डिमांड है, लोगों की मांगे हैं, ये जो मांगे हैं ये एक तरह से यहाँ पर काम करती हैं। किसका? निवेश का। निवेश क्या होता है? आप लोगों ने कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा कि जब हम कुछ करना चाहते हैं तो हम इनपुट करते हैं। निवेश यानी इनपुट, उसके अंदर हम अपना काम की शुरुआत करते हैं, फिर हम कमांड देते हैं। कमांड देते हैं, प्रोसेस शुरू होता है और प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट है वो हमें मिलता है। आउटपुट यानी निर्गत। तो ये उसी लैंग्वेज को यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। और ये निवेश में किसको शामिल कर रहे हैं? पर्यावरण में जो मांगे उठ रही हैं, पर्यावरण यानी समाज, राजनीतिक व्यवस्था में जो मांगे उठ रही हैं वो मांगे निवेश के रूप में आती हैं, जिन पे कि विभिन्न संस्थाओं और राजनीतिक दलों का प्रभाव होता है, जहाँ से वो समर्थन पाती हैं। और उसके बाद वो मांगे जो हैं वो सरकार के पास, राजनीति के पास पहुँच जाती हैं। यहाँ पहुँचकर उन पर चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है और फिर अगला काम क्या होता है? निर्णय का निर्माण। ये जो निर्णय निर्माण है ये होने के बाद यानी प्रोसेस होने के बाद निर्गत के रूप में, आउटपुट के रूप में वो हमें प्राप्त हो जाती हैं, यानी आम जनता को प्राप्त हो जाती हैं कानून के रूप में। अब वो कानून सही है नहीं है ये जनता अपनी राय व्यक्त करती है, और ये राय व्यक्त होने के बाद फिर वो फीडबैक के रूप में वापस मांगों में बदल जाते हैं और पहुंच जाते हैं राजनीतिक व्यवस्था के बाद। तो इस तरह से डेविड डिस्टन ने निवेश निर्गत सिद्धांत का वर्णन किया। इसको अच्छे से आप समझ सके इसके लिए डेविड डिस्टन ने क्या किया, इसको 3 भागों में विभक्त किया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? फर्स्ट है राजनीतिक व्यवस्था के निवेश, सेकंड है मांगों का रूपांतरण, और थर्ड है राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत। तो फर्स्ट जो पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्था के निवेश, इसमें हम क्या करते हैं, ये कैसे समझा रहे हैं? इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि एक जो मशीन है उस मशीन में हम कच्चा माल डालेंगे। अगर हमें उससे कुछ बना हुआ, कुछ निर्मित सामान चाहिए है तो कच्चा माल डालना पड़ेगा। अब राजनीतिक व्यवस्था में ये कच्चा माल क्या है? ये कच्चा माल है जनता की मांगे। अब मांगे तो आपने रख दी, पर मांगों को कब सरकार सुनेगी? जैसा कि हम सभी जानते हैं, मांग तो आ गई, पर जब तक उस मांग के पीछे समर्थन ना हो, समर्थन का मतलब क्या है? समर्थन का अर्थ है कि उस मांग के पीछे खड़े हुए जन समूह का होना जरूरी है, जो ये स्वीकार करे कि ये हमारी मांगे हैं और इनको माना जाए, क्योंकि इससे एक बड़े समूह पर प्रभाव पड़ेगा, उनके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह का समर्थन जो है वो मांग के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब मांग और समर्थन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो आगे वो अगले चरण में पहुंचते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए, किस तरह से मांगों के साथ समर्थन जुड़ते हैं। जैसे कर्मचारी जो हैं वो अपने वेतन वृद्धि के लिए मांग करते हैं, तो उस मांग को मनवाने के लिए वो आंदोलन करते हैं, समूह बनाते हैं, इकट्ठा होके संबंधित सरकारी एजेंसियों से मिलते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं। इसी तरह से रोज़गार में वृद्धि के लिए मांग रखी जाती है, बेकारी भत्ते के लिए मांग रखी जाती है, और समाचार पत्रों, विभिन्न दबाव समूहों द्वारा उन मांगों को समर्थन प्रदान किया जाता है। ये दिखाया जाता है कि इन मांगों को मानने से एक बड़े तबके का, बड़े समूह को लाभ मिलेगा, राष्ट्र का विकास होगा। तो ये मांगे फिर मजबूत हो जाती हैं, जिनको कि सरकार भी अनदेखा नहीं कर सकती। तो इस तरह से मांगे और समर्थन जब जुड़ जाते हैं तो ये एक तरह से बाध्यकारी हो जाते हैं, यानी सरकार को उन्हें सुनना ही पड़ता है, मानना ही पड़ता है, और वो फिर सरकार यानी राजनीतिक व्यवस्था के पास पहुंच जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि इस अवस्था में होता क्या है कि मशीन में कच्चे माल के सामान जो हमारी मांगे हैं वो सरकार के पास पहुंचती हैं। फिर नेक्स्ट जो काम शुरू होता है वो क्या है? वो है मांगों का रूपांतरण। अब मांगे तो पहुंच गई सरकार के पास, अब मांगे तो अलग अलग समाज के वर्गों से आई हैं, मांगे कैसी हैं कैसी नहीं हैं उनको परखना अब राजनीति व्यवस्था का काम है। तो इस प्रक्रिया में होता क्या है, मांगों को स्वीकार किया जाता है,
उनकी संख्या को कम किया जाता है और ये देखा जाता है कि किसको अपनाने से लोक कल्याण संभव है। जो एक जैसी मांगे होती हैं, यानी देश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं पर वो हैं एक जैसी, उनको पूर्ण करने से देश को लाभ होगा, एक बड़े वर्ग को लाभ होगा, तो उनको अलग रख लिया जाता है। बहुत